नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। तो जल्दी से देख लेते हैं कल का जो पेपर हुआ था पोल साइंस का 11th क्लास के बच्चों का इवनिंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर वहां पे भी देख सकते हैं अगर कोई मॉर्निंग शिफ्ट का बच्चा आया है देखने तो। और इवनिंग शिफ्ट का ये चीज है, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस हिसाब से आपको करने थे और किस तरीके से आपको नंबर मिलने थे। ठीक है, तो ये देखिए जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। तो एक बार अगर स्कूल वाले अगर आंसर की भेजते हैं तो क्रॉस चेकिंग जरूर करना। ठीक है, हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि लमसम अगर देखा जाए तो 99% चीजें जो मैं बता रहा हूँ सही है। ठीक है, बाई चांसली अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो देख लेना आप। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारतीय संविधान संविधान सभा का द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन आप टिक करते एक नंबर आपको मिल जाएगा। आगे, कानून के शासन का विचार किससे लिया गया? तो ये लिया गया था ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में क्या बनाए गए हैं? तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं जो कि चुनाव कराने में बहुत ही ज्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प। इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सबको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कब कब हुई थी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो गठन है वो हुआ था 1993 में हुआ था। इसके अलावा जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था। और दिल्ली में एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था 1982 में किया गया था। अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आ जाएगा आपका दूसरा, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका तीसरा, और फिर आएगा आपका चौथा, और फिर आएगा पहला। तो इस हिसाब से देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे भी। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मैचिंग करने का क्वेश्चन है, तो इसमें एक आपको पता होना चाहिए, बाकी उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे भारत में मतदान की आयु क्या है? 18 वर्ष है, तो यानी कि ए का ए ऑप्शन हो गया। तो अब देखिए ए का ए ऑप्शन ये लिखा हुआ है, बाकी में दूसरा दूसरा तीसरा दे रखा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो आपका और पेपर होने वाला है, हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, और भी जो पेपर है सबका डिस्कशन करवाया जाएगा, तो जल्दी से कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है। दोनों कथनों का परीक्षण कीजिए और कोड से उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिकथन क्या बोला गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीतने वाले मत प्राप्त होते हैं, किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ए पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट ही सेम है और सही भी है। आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा ऑप्शन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को भारत के किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए, नियुक्त तो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप जो लगाएंगे वो किसके क्या लगा सकते हैं? अब देखिए, जब राष्ट्रपति दिया ही नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आप लगा सकते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपने टीचर से जरूर कंसर्न कीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किसी वर्ष चुनाव में वोट देने की जो आयु थी 21 से हटाकर 18 कर दी गई थी, तो 1989 में कर दी गई थी। और ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए भी था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन मॉर्निंग में भी और इवनिंग में दोनों ही आया था। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो सरकार का प्रमुख होता है, तो यहाँ पे सी ऑफ पॉइंट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने अवधि के लिए चुना जाता है? तो उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो यहाँ पे जो सी पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि संविधान देश के लिए क्या करता है? कोई दो उचित तर्क देखिए। तो सबसे पहले चीज, संविधान क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। संविधान बेसिकली कानून, नियम कानून का एक पुस्तक है, एक दस्तावेज है जिसके थ्रू हम देश को चलाते हैं। सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं उसमें लिखी हुई है।
और वो एक तरीके से ऐसा रूल्स और रेगुलेशन है जिसके द्वारा पूरे देश को हैंडल किया जाता है, देश को चलाया जाता है। तो देश के लिए क्या करता है, मतलब देश के शासन को चलाने में सहायता प्रदान करता है तथा संविधान हमारे अधिकारों को देता है, अधिकारों को सुरक्षित करता है, और कोई गलत काम करता है तो दंड का प्रावधान भी तय करता है। ठीक है, तो हर चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए संविधान जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे दो चीज़ें बनी थी। तो एक संविधान बना था, दूसरा दंड संहिता बना था। तो संविधान में जो हमारे अधिकार है उसके बारे में लिखा गया था कि किस तरीके से अधिकारों को लागू करता है, और जो दंड संहिता बना था ना, दंड संहिता शायद आपको पता ना हो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो दंड संहिता बना था ये वो किताब थी जिसमें अगर कोई व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा और उसके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जाएगा, ये सारा व्यवधान था। ठीक है, कि मतलब अगर आप चोरी करते हो तो चोरी का क्या दंड है वो दंड संहिता में लिखा गया था। तो ये चीज़ है। तो संविधान हमारे लिए बहुत सारा कार्य करता है, सरकार का निर्माण इसी के द्वारा होता है, सरकार को शक्तियाँ इसी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, जो संविधान है हमारे अधिकारों को लागू करता है। ठीक है, और अल्पसंख्यक गरीब सभी को आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है संविधान के थ्रू। ये सारी चीज़ आप करके लिख सकते हो। आगे, स्वतंत्रता और व्यक्ति का अधिकार किस प्रकार प्रतिबंधों के अधीन है। बिल्कुल प्रतिबंधों के अधीन इसलिए है क्योंकि देखिए स्वतंत्रता का हम गलत फायदा उठा नहीं सकते हैं, और अभिव्यक्ति अगर है मतलब बातचीत करने की आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में गलत बोलोगे। और बेसिकली ये प्रतिबंधित कब किया जाता है, आपातकाल के टाइम पे। ठीक है, आपातकाल के टाइम पे क्या कर दिया जाता है, आपातकाल के टाइम पे ये जो अनुच्छेद 19 है यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उस चीज़ को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते आपातकाल के दौरान में। ठीक है, तो इस हिसाब से, क्योंकि एक बार लगा भी था 1975 में, ये जो चीज़ें हैं आपको 12th में मिलेंगी पढ़ने को। तो 1975 में आपातकाल लगा था, उस टाइम पे जो स्वतंत्रता और व्यक्ति की जो आज़ादी थी उसको खत्म कर दिया गया था। खत्म नहीं बल्कि निलंबित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। आगे, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के कोई दो सकारात्मक प्रभाव का चर्चा कीजिए। तो सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली देखिए, सबसे पहले आसान होता है, वोट देना भी आसान होता है, और इसमें समझना बिल्कुल आसान है कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलता है तो वो जीत जाता है। ठीक है, लोग सीधा प्रतिनिधि को जाकर वोट देते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं उन्हीं को जाकर वोट देते हैं, पार्टी को कोई वोट नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से दो सकारात्मक चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, परिसीमन आयोग क्या होता है, परिसीमन आयोग बेसिकली निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर सीमा डिसाइड करता है, यानी कि सीमा का मूल्यांकन करता है, सीमा फिक्स करता है कि इन क्षेत्रों में इस टाइम पे चुनाव होगा, या ये जो क्षेत्र है ये इस चीज़ के अंडर आता है और यहाँ पे पहले बार चुनाव होगा, यहाँ पे दूसरी टाइम पे चुनाव होगा, यहाँ पे तीसरे दिन चुनाव होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का बेसिकली यही काम है, सीमा डिसाइड करने का। आगे, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किन्हीं दो शक्तियों को लिखिए। तो देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री है उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहले है कि वो मंत्रियों के प्रधान होते हैं और सारा कार्यभार अगर देखा जाए, ठीक है, तो औपचारिक रूप से यही करते हैं। ठीक है, हालांकि जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन कार्य करने का जो शक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, क्योंकि यही सर्वे सर्वा होता है जो कि डिसीजन को लागू करता है, डिस्कशन करके राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति अपना स्वीकृति देता है, और सारा काम प्रधानमंत्री को ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है, कि जो भी देश में डिसीजन का काम होता है, जो भी करने का, आप देखो अगर विदेशों में संबंध भी बनाना होता ना, तो आपने देखा होगा कि मोदी जी जिस टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पे विभिन्न देशों का उन्होंने वो किया, भ्रमण किया, देशों के साथ समझौता किया। ठीक है, तो ये सारा जो शक्ति है ये उन्हीं के पास तो है। ठीक है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास ये भी शक्ति है कि वो मंत्रिपरिषद का गठन करेगा अपनी मनमर्जी से। ठीक है, मंत्रिपरिषद की कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा जिम्मा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मंत्रियों का प्रधान है तो इस वजह से ये भी उनके पास शक्ति है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे कि सेकेंड नंबर पे अगर राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए तो जो पावरफुल होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। आगे, जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका किसे कहते हैं। तो जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जो लोगों के लिए लोगों के अधिकारों को लागू करवाने के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है तो आप उस व्यक्ति के लिए आप जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लिखवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जनहित याचिका में व्यक्ति खुद जाए अपने लिए
याचिका दायर करे, ये कोई जरूरी नहीं है। जनहित याचिका वो याचिका होती है जो आप अपने लिए तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के लिए भी कर ही सकते हो। ये इसीलिए किया गया है ताकि जनता का भलाई हो पाए। जनहित इसीलिए लिखा है, जन मतलब लोग और हित का मतलब होता है फेवर में, जनता की भलाई के लिए जो याचिका दायर की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, उसी को जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा मानते हैं और क्यों? बेसिकली हृदय और आत्मा इसलिए मानते हैं क्योंकि संविधान का जो हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अधिकार में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, और अनुच्छेद 32 में ये चीजें लिखी गई हैं। और भीमराव अम्बेडकर इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए, मौलिक अधिकार का अगर किसी टाइम पे फॉलो नहीं हो रहा है या फिर कोई पालन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे अधिकार होता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सके। और किस वजह से अधिकार होता है? ये संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप इस तरीके से करके लिखोगे। यद्यप भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। संक्षेप में लिखिए। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन एक्चुअल में जो कार्य करता है प्रधानमंत्री हो करता है। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे पहले के समय में क्या होता था, राजा होता था, राजा मेन होता था, और बाकी काम कौन करता था? प्रधानमंत्री मतलब मंत्री वगैरह करते थे। तो ऐसे ही राजा क्या है, सिर्फ डिसीजन देगा, कोई भी काम करना है, पूछना है पूछ लो, ठीक है, कानून बनाना है साइन हम कर देंगे, या फिर लास्ट डिसीजन राष्ट्रपति का ही होता है। लेकिन काम करने की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री को दी गई है, ताकि वो उस हिसाब से काम कर पाए और अपने मंत्रियों के ऊपर कंट्रोल कर पाए, मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका बखूबी तौर पे वो पालन कर पाए। इन सभी चीज का जो निगरानी है वो प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों का प्रमुख होता है, इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। भारत में न्यायपालिका की आवश्यकता के कोई 2 कारण। न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? अरे, किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हो जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या इंसाफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, या गलत हो रखा है, तो उन सभी चीजों को लागू करवाने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए तो न्यायपालिका का गठन किया गया है। ठीक है, ताकि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है सबसे पहले कानून की समीक्षा करना। कानून को देखता है, कानून गवर्नमेंट जो काम करे सही करे कि नहीं करे, जो कानून लागू की गई हो वो सही है कि नहीं है। और दूसरा, ये न्याय देने का काम करती है कि जनता को कहीं की कोई दिक्कत तो नहीं है, जनता आपस में लड़ तो नहीं रही है, जनता लड़ रही है तो किस बात पर लड़ रही है, डिसीजन दो अपना, है ना। इन सभी चीजों के ऊपर काम करती है। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि न्यायालय अगर न्यायालय देखिए, एक विधायिका है, एक है कार्यपालिका। अगर सरकार के 2 अंग, विधायिका और कार्यपालिका, ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तौर पे निभाती है और इनको ये कार्य करने को कहती है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो निगरानी रखती है वो न्यायपालिका रखती है, और इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना ही नहीं, सिर्फ और बढ़ा के लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि आपको लिखना क्या था। ठीक है, आगे, संविधान राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत कैसे है? ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा अच्छा लगा मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगा के काम करने वाला है ना। तो संविधान राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत कैसे, अगर मैं आपको ये चीज बताऊं तो देखिए, जो राष्ट्रवादी आंदोलन होता है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो इसलिए क्योंकि संविधान में निहित कई विचार और सिद्धांत, जैसे लोकतंत्र हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, और गैर भेदभाव का सिद्धांत हो गया। ठीक है, और इन्हीं सभी की वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे कि नहीं हुए थे? जैसे मैंने कहा लोकतंत्र, तो लोकतंत्र पहले जनता का शासन तो था नहीं, किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का था, तो लोगों पे जुर्म करती थी। तो लोगों के दिमाग में आया कि यार, अगर हमारा शासन होता, लोकतंत्र होता, तो ऐसा नहीं होता। आज की डेट में कोई गवर्नमेंट अगर गलत काम कर रही है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, कितने टाइम तक मजा मारोगे? 5 साल तक ना, 5 साल के बाद हरा देंगे। तो वही चीजें हैं। तो ऐसा ही उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि आज के डेट में लोकतंत्र है, इस वजह से हमारे पास ये ऑप्शन है हटाने का, लेकिन पहले तो नहीं था ना ऐसा। तो इस वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन हुए। अच्छा, दूसरा और क्या हुआ था? धर्मनिरपेक्षता। लोगों के पास अपने धर्म को फॉलो करने का भी वो नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी, या
धर्मनिरपेक्षता नहीं था, भेदभाव होता था। इसके अलावा लोगों के पास अधिकार नहीं होता था। आज की डेट में देखो मौलिक अधिकार मिला हुआ है ना? और इसके अलावा भेदभाव तो आप समझते हो, भेदभाव जैसी चीजें तो चलती ही आ रही हैं। तो ये सारा चीज उस टाइम पे था और इसी वजह से चीजें हो रही थी। चलिए आगे समझते हैं, संविधान सरकार की शक्ति को किस तरीके से सीमित करता है। बिल्कुल, संविधान जो है सरकार की शक्ति को सीमित करता है। रीजन बिहाइंड कि अगर गवर्नमेंट की शक्ति दी गई है तो हर शक्ति के पीछे लिमिटेशन भी है। ठीक है, आपने ये देखा है कि अगर मान लो किसी को, मान लो स्वतंत्रता का अधिकार किसी व्यक्ति को दिया गया है, तो स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप बिना रोक टोक के कहीं भी आने जाने, बोलने, खाने पीने, हर चीज की आजादी है आपकी, है ना? तो चलो समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि स्वतंत्र होकर आप ये कहो कि रोड तो मेरा है, मैं बीचों बीच गाड़ी खड़ा करूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूँ। ये तो गलत है ना। जब आपके मौलिक अधिकार, जब आपके स्वतंत्रता से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचने लगता है, तो वो समझ लो वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है। अब मान लो कि मुझे गाना सुनना है तो मैं रात में पूरा डीजे चलाकर गाना सुन रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? इससे आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब होंगे। तो मेरी स्वतंत्रता है कि चलो मैं गाना सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी स्वतंत्रता से अगर किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है तो वो मेरी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, यानी कि वो फिर वो गैर कानूनी हो जाएगा, है ना? तो ये चीजें हैं। इसके अलावा ऐसे ही जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की भी शक्ति पर लिमिटेशन लगाई जाती है ताकि गवर्नमेंट भी अपना मन मर्जी वाला जो काम है वो ना कर पाए। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करती है, बिल्कुल तय करती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी कानून लाती है तो उसकी एक लिमिटेशन लेती है कि भाई आप इस हद तक कोई कार्य कर सकते हो और इसके बाद आप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगा। तो हर एक चीज की सीमा डिसाइड कर रखी है कि आप लिमिट में चीजें देखो। कहते हैं कि शराब भी लिमिट में पियोगे तो आपके लिए सेहत का काम करेगा, आपके हेल्दी लाइफ के लिए सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी शराब को ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो वो आपका नुकसान करेगा। ठीक है, अब ये मत समझ जाना कि मैं कह रहा हूँ शराब पीना सही है तो चले जाओ शराब मतलब ये देखो, नेगेटिव चीज बहुत जल्दी फैलती है, इसी वजह से ये सब एग्जाम्पल देने का मन नहीं करता, है ना? तो इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, कोई भी चीज लिमिट मात्रा में कीजिए वो आपके लिए सही है, लेकिन लिमिट से ज्यादा करेंगे तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार संविधान ने भी सरकार को भी, नागरिकों पे भी जितने भी कानून लागू करवाते हैं या फिर जितनी भी शक्तियां देती हैं, हर एक चीज का लिमिटेशन करके चलते हैं कि आपको इतना हद तक ये काम करना है और इतना हद तक नहीं करना है। आगे, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को प्रक्रिया अपनाता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सबसे पहले आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता क्या? एक विशेष प्रकार का नियम जो चुनाव के दौरान लागू करता है ताकि प्रतिनिधि कोई गलत कार्य ना कर सके अपने वोट को हासिल करने के लिए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मशीनों का यूज कर दिया गया है ताकि कोई धांधली ना हो पाए वोटों में। कड़ा नियंत्रण कर दिया गया है और इसके साथ साथ जनता को जागरूक किया गया है कि आप अपने वोट को पहचानिए और कभी भी आप पैसों के लालच में कोई ऐसा मतलब कार्य ना कर दें, ऐसा वोट ना दे दे किसी को जो सरकार आपका हित ना कर सके, जो सही ना हो। पता लगे आज आपको दारू पिला रही है, आज आपको पैसा दे रही है तो आप कह रहे हो वाह वाह चलो ठीक है, इन्हीं को दे देते हैं वोट, और पता लगे कि 5 साल तक वो मौज कर रही है, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, इसी वजह से। तो इसके अलावा ये हो गया अपना 4 नंबर के क्वेश्चन। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। खंड डी, यानी कि 12 अंक का क्वेश्चन है ये। देखिए बेसिकली पैसेज और कार्टून वाले क्वेश्चन है। तो देखिए अब ये पैसेज लिखा हुआ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या लिखा है? पुराने संविधान ने खुद को किस तरीके से सीमित कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई, पुराना संविधान और नया संविधान। ठीक है, क्या लिखा है? अधिकतर पुराने संविधानों ने खुद को बड़े पैमाने पर निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था, लेकिन 20वीं सदी के अनेक संविधान, जिनमें से भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करते हैं जिससे सरकार को कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को अभिव्यक्त कर सके। तो ये चीजें लिखी गई हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पुराने संविधान ने खुद को किस तरीके से सीमित किया है। तो अगर देखा जाए तो पुराने संविधान में लोगों के पास शक्ति नहीं होती थी, तो इस वजह से लोगों की शक्ति को सीमित कर दिया है ना। किस तरीके से सीमित किया है? ये इस तरीके से किया है, लोगों की शक्ति को सीमित कर रखा है। ठीक है,
और आज के डेट में जो नया संविधान है वो क्या है, समाज की आकांक्षाओं को व्यक्त भी करता है, सरकार के निर्णय लेने की शक्ति को भी आवंटित कर देता है, यानी कि बांट देता है, लोगों को असीमित शक्तियां भी देता है। बेसिकली देखिए असीमित शक्ति यहाँ पे एक जो चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट कोई नहीं है, यहाँ पे सी पॉइंट मेरे हिसाब से राइट है। इस वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है, असीमित नहीं देता है बल्कि सीमित तौर पर देता है। ठीक है, सीमित शक्ति मतलब उतनी शक्ति दो जितना काम लायक है, असीमित दे दोगे तो जनता तो अपने हिसाब से यूज ही करेगी, है ना। तो सीमित शक्ति देना, तो यहाँ पे सी पॉइंट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखिए, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया कब गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान सभा ने इस चीज को बनाया था, और इसका जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनाव किया गया था। आगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मुख्य विशेषता अगर देखा जाए तो सरकार की अपक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि देखिए यह न तो बहुत लचीला है और न ही कठोर है। बिल्कुल अगर सही बात है कि देखो संविधान कठोर और लचीला दोनों ही है, बिल्कुल सही है, लेकिन न बहुत लचीला और न बहुत ज्यादा कठोर है। ठीक है, यानी कि लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे बी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अगला दिया है कि दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि यह न तो बहुत ही लचीला है और न ही कठोर है, क्योंकि ये जो चीजें मुख्य विशेषता में क्या आती है कि भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो न तो ज्यादा लचीला है, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि ज्यादा आप चेंजेस भी नहीं करते सकते, और न ज्यादा कठोर है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा कठोर नहीं है, यानी कि कर भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन ना होकर ये वाला ऑप्शन ज्यादा ही सुटेबल मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैं जब 25वां क्वेश्चन में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज आया कि ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन पे मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और बाकी आप एक बार क्रॉस चेकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कुछ टाइम में, जब आपके टीचर आंसर की भेज देंगे तो। ठीक है, ये तो मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ चीज़ों को समझने के लिए। ठीक, आगे समझते हैं, दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को देखिए। तो क्या लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र में किसी एक नेता का नाम पहचानिए, किसी एक नेता का आपको नाम पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप जैसा कि देख सकते हैं इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये हैं नेहरू जी। ठीक, तो कोई एक का लिख देते हैं। विपक्षी का छोटा आकार क्या दर्शाता है, विपक्षी का छोटा आकार ये दर्शाता है कि विपक्षी पार्टी पक्ष वाली पार्टी से बिल्कुल ही छोटी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे जिस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा मतलब रोल था पार्टियों में, तो इस वजह से कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, इतने दिग्गज नेता थे इसमें, कि जो विपक्षी पार्टी थी वो बिल्कुल ही छोटी नजर आती थी। तो इस वजह से विपक्षी पार्टी को छोटा बना दिया गया और बाकी पक्ष वाली पार्टी को ऊपर बना दिया गया, है ना, बड़ा बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए चुनाव की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो बेसिकली देखिए संसद अगर मैं बात करूँ तो संसद में लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा के लिए हमेशा से आपको पता है कि सीधे जनता चुन के भेजती है, तो सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली चलती है। और राज्यसभा में अगर मैं बात करूँ तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो चुनाव होता है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। अगला है 26वां क्वेश्चन कि ये इसमें देखिए क्या है, कुछ लोग हैं बाहर जा रहे हैं, इसमें सांसद लिखा हुआ है, वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कार्टून में बताया था, वॉकआउट का मतलब होता है खुद से उठ के चले जाना, और आउट का मतलब होता है कि जो वहाँ पे स्पीकर है या फिर जो अध्यक्ष है वो बाहर कर दिया है खुद से, तो उसको आउट कहते हैं। तो क्या लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया है, तो ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया कि कुछ लोग हैं जो कि संसद से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो होता है
लोकसभा को सीधा जनता चुनती है। आगे, कार्यपालिका पर निगरानी रखने के लिए सब प्रभावी तरीका कौन सा है और क्यों है? तो कार्यपालिका पे निगरानी रखने के लिए देखा जाए तो 4 तरीके होते हैं: बहस और चर्चा करके, कानून को अस्वीकार करके, वित्तीय नियंत्रण के द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। ठीक है, और ये 4 तरीके हैं जिसके द्वारा प्रभावी तौर पर कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्यों? इसलिए क्योंकि कार्यपालिका अपनी मनमर्जी से कोई कार्य ना करे, ठीक है, और लिमिटेशन में आके अपना काम करे, ठीक है, और अधिकारों का गलत यूज ना करे, पावर का गलत यूज ना करे, इस वजह से इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। आगे समझ लेते हैं। अब बात करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन की, जल्दी से देख लेते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, राज्य के नीति निषेध तत्व क्या होते हैं? राज्य के नीति निषेध तत्व वो तत्व होते हैं जो राज्यों को दिया जाता है राज्यों के डेवलपमेंट के लिए, और इसमें निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने राज्य का भरण पोषण करना है, पालन पोषण करना है, सारी चीजों को देखना है, ये सारी चीजें। हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित किन्हीं 3 राज्य के नीति निर्देशों को लिखिए। नीति निर्देशक जैसे मान लो कि समान आचार संहिता हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबको एक जैसा समझना। मद्यपान निषेध हो गया, ठीक है, और सबका कल्याण करने के लिए नई नई योजनाएं बनाना, ठीक है, और संसाधनों का उचित बंटवारा, घरेलू उद्योगों पर ध्यान देना, ठीक है, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को भी भागीदारी, चुनाव में हिस्सेदारी देना। तो मतलब इस तरीके की जो नीति है उनमें से कोई 3 नीति लिख देनी है और उसको एक्सप्लेन कर देनी है, आराम से आपको नंबर मिल जाता है। आगे, मौलिक अधिकार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, जो कि मैंने बार बार बताया, मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन आता है। तो मौलिक अधिकार क्या है? भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, नंबर अपने आप मिलते हैं। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग में सुधार के लिए कोई 3 सुधार, बेसिकली सुधारों की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर मैंने आप लोग को जिस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था उस टाइम पे बताया था कि देखो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है, रीजन बिहाइंड। क्योंकि देखिए, बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। जैसे पहला, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करो। आचार संहिता जो लागू की है उसको अच्छे से पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है या फिर किसी के ऊपर केस चल रहा है तो उनको चुनाव में ना लड़ने दिया जाए, ठीक है। दारू, शराब, सिगरेट ये सब कोई बांट ना पाए, इस चीज़ पर पूरा ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना, तो इन्हीं को लिखना है और उसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आगे, भारत में आम चुनाव को कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग को ही दी गई है। चुनाव जगह जगह को पूरे मतलब देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड कर देता है और डिसाइड करता है कि किस जगह पे किस किस टाइम पे चुनाव होंगे और कब कब संपन्न किया जाएगा, कितने ड्यूरेशन में संपन्न किया जाएगा और कौन सी विधि के विधि तो खैर डिसाइड स्टार्टिंग से ही हो रखी है। वोटिंग सिस्टम जो है वो देखा जाता है कि मशीन के द्वारा किया जाएगा कि किस तरीके से। पहले जो था पर्ची सिस्टम था, लेकिन अब मशीन आ गया है। और किस किस हिसाब से मतदान का वो केंद्र बनाना है, तो ये सब डिसाइड करती है। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां लिखी है। शक्तियां तो आपको जैसा कि पता है, आपातकाल की शक्ति इनके पास है, और कानून को स्वीकार अस्वीकार करने की शक्ति इनके पास है, और पॉकेट वीटो जैसी शक्ति इनके पास है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कानून को लौटा सकते हैं, है ना, और किसी की सजा भी माफ करवा सकते हैं। और ये सब सारी बहुत सारी शक्तियां इनके पास एक्सप्लेन करके लिखना था। भारत के विभिन्न प्रकार के जो कार्यपालिका है उसके बारे में लिखना है। तो कार्यपालिका जैसा कि संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक, ये 3 प्रकार की कार्यपालिका थी, तो उसको ही एक्सप्लेन करके लिखना था। आगे, संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है? तो संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अच्छे से सुनिश्चित किया है, इस वजह से क्योंकि संविधान हमेशा ये चाहता है कि न्यायपालिका का काम है न्याय को करना। तो जो न्याय को करता है उसको स्वतंत्र रखना जरूरी है, क्योंकि कल की डेट में कोई भी धमकी इनको दे सकता है। इस वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, वित्तीय रूप से अगर देखा जाए तो न्यायपालिका ना कार्यपालिका पे निर्भर है और ना ही विधायिका पे निर्भर है। इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, इनको सैलरी अलग से मिलेगी। और ये इनको इनका जो क्षेत्र है इसलिए अलग कर दिया है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका इनके कामों में अड़ंगा ना डाल दें, है ना, इस वजह से इनको अलग कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको करके लिखना था। भारत में न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है? बिल्कुल सही बात है, न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय
देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और ये सबसे ऊपर भी होता है। इसका डिसीजन सर्वमान्य होता है और न्याय के क्षेत्र में जाहिर सी बात है बहुत सारे डिसीजन आप आए दिन देखते रहते हो कि सर्वोच्च न्यायालय में ये फैसला चल रहा है, में ये केस चल रहा है, इस तरीके की चीजें। तो न्याय देने में सर्वोच्च न्यायालय का काफी अहम भूमिका है और स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। और ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट विधायिका कार्यपालिका अगर कोई गलत कार्य करती है या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेती है अपने बलबूते पे, तो न्यायपालिका उसको रोकने का काम करती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी नोट्स में सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखी है कि सारी की सारी चीज़ें जितनी भी है आपको हमारे नोट्स में ज़रूर मिलेगी। बाकी आप समझ ही सकते हो। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक बार क्रॉस चेकिंग अपने हिसाब से कीजिएगा ज़रूर। सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।